हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विद जानवी मैम। आई होप आपने पिछले लेक्चर्स देख लिए हैं। आज वर्ब का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम वर्ब्स के कुछ रूल्स देखेंगे कि किस किस टाइप के वर्ब्स का हम यूज़ करते हैं और किस सेंस में उसका यूज़ किया जाता है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने 3 फॉर्म्स देखे थे वर्ब के, V1, V2 और V3 कि ये 3 फॉर्म्स यूज़ होते हैं फॉर्म करने में। बट मैंने कहा था कि इसमें 2 तरीके से वर्ब्स बन सकते हैं कि ये वाला वर्ब का फॉर्म भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा वाला सेंस आपका बैठ रहा है और कौन सा वर्ब वहाँ यूज़ किया जाएगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है एक बार देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत मल्टीपल मैंने वर्ब्स कराए थे जिसके अंदर मैंने सारा बताया था कि इसको इस तरीके से याद करना है और उसके रूल्स क्या क्या हैं। ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं पहला। अब रूल नंबर 4 कह रहा है there are some verbs that have two past participles and both are used in different cases। verb जो है उसके 2 past participles आते हैं। कितने आते हैं? 2 आते हैं। ठीक है, अब कहाँ पे कौन सा यूज होगा वो मैं आज एक्सप्लेन करूंगी इस लेक्चर के अंदर, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट में कि इसका ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म ठीक है, बट क्यों ठीक है, कौन से सेंस पे लगेगा वो हम डिटेल में अभी कर रहे हैं। ठीक है, सो पिछला लेक्चर देखना वो बहुत ज़रूरी है। अब पहला देखो, जैसे बाइंड है तो बाइंड का सेकंड फॉर्म बाउंड होता है, थर्ड फॉर्म बाउंड भी होता है और बाउंडन भी होता है। तो बाउंड कब यूज होगा और बाउंडन कब यूज होगा हम वो भी देख रहे हैं। ठीक है, ड्रिंक का ड्रैंक, ड्रंक और ड्रंकन भी थर्ड फॉर्म सही है। ड्रंक भी ठीक है, ड्रंकन भी ठीक है। गेट, गॉट, गॉट, अब गॉटन आ गया। ठीक है, गेट, गॉट, गॉट और तीसरा फॉर्म क्या है? गॉटन भी ठीक है। अगला श्रिंक, श्रैंक, श्रंक और श्रंकन। ठीक है, नेक्स्ट है सिंग, सैंग, संग, संकन। मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड और मॉल्टन। तो मेल्टेड भी यूज कर सकते हैं थर्ड फॉर्म में, मॉल्टन भी यूज कर सकते हैं, बट कहाँ करेंगे? अब इसका नोट डला हुआ है, पार्ट ए इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब। तो ये वाला पार्ट है, जब भी सेंटेंस के अंदर ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा, मेन वर्ब की तरह काम करेगा, तब पार्ट ए वाले वर्ड्स यूज होंगे, यानी बाउंड यूज होगा, ड्रंक यूज होगा, गॉट यूज होगा, ये सब यूज होगा। बट पार्ट बी वाले कब यूज होते हैं वर्ब? जब वो एडजेक्टिव के सेंस में यूज किए जाते हैं। तो पार्ट बी वाले कब यूज हो रहे हैं? जब आपको सेंटेंस में दिख रहा है कि ये एडजेक्टिव का सेंस दे रहा है, तब आप पार्ट बी वाले वर्ब्स को यूज करो। ठीक है, जैसे देखो अब इसमें क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि मेन वर्ब कौन सा है और एडजेक्टिव वाला सेंस वाला कौन सा है। अब पहला सेंटेंस देखो, अ शिप हैज संक इन द पैसिफिक ओशन। एक शिप क्या है? डूब गया है पैसिफिक ओशन में। तो क्या यहाँ पे हैज के बाद संक जो दिया हुआ है ये, क्या ये मेन वर्ब है आपका या ये आपका एडजेक्टिव के सेंस में है? कमेंट करके बताओ। इजी सा है तो गेस हो गया होगा। हैज के बाद जो संक दिया हुआ है, क्या वो मेन वर्ब है या वो एडजेक्टिव के सेंस में यूज हो रहा है? मैंने रूल आपको बताया है, हैज, हैव और हैड, इसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। और यहाँ पे थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, संक दिया हुआ है, तो यहाँ मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं हो रहा। तो एडजेक्टिव की तरह क्या यूज हो रहा है वो देखते हैं। सेकेंड, दिस इज अ संकन शिप। ये कैसी है? ये डूबी हुई शिप है। तो शिप की क्वालिटी क्या हुई? डूबी हुई। तो संकन क्या हुआ? एडजेक्टिव क्या होता है? बताता है किस चीज के बारे में, विशेषता बताता है। तो संकन क्या हुआ यहाँ पे? एडजेक्टिव के केस में यूज हुआ। तो संकन यूज होगा यहाँ पे, आपका संक शिप नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें एनालाइज करना है कि जो मीनिंग बैठ रहा है सेंटेंस का, क्या वो मेन वर्ब की तरह हो रहा है या फिर वो एडजेक्टिव के सेंस में यूज किया जा रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे शिप से पहले, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव केस वाला संकन यूज किया जाएगा, हैज संक नहीं होगा। ठीक है, हाँ अगर हैज दिया होता, हैव हैड दिया होता तो आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म में लग जाता, बट वहाँ पे कोई भी वैसा नहीं था। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्वालिटी के सेंस में है, तो यहाँ पे इसलिए एडजेक्टिव केस रहेगा। थर्ड देखो, अ मच ड्रंकन मैन इज हेटेड। पिया हुआ जो आदमी होता है, पियक्कड़ आदमी होता है, उसे कोई पसंद नहीं करता। कैसी क्वालिटी आदमी की? पीने वाली। तो यहाँ पे क्या हुआ? ड्रंकन। यहाँ पे ये आपका एडजेक्टिव के केस में यूज हो रहा है, नाउन से पहले ये एडजेक्टिव दे रखा है आपका। ठीक है, इस तरीके से। ही हैज एट मच नो एरर। उसने क्या है? काफी खा लिया है। आपको मैंने रूल बताया क्या, हैज के बाद क्या आता है? कौन सा फॉर्म आता है? एट। कौन सा थर्ड फॉर्म है? कौन से मेन वर्ब का फॉर्म एट है? कमेंट करके बताओ तीनों फॉर्म्स उसके, किसका थर्ड फॉर्म आपका एट बनता है? जल्दी से बताओ। ईट, एट, ईटन, ये बनता है। और यहाँ पे क्या आना चाहिए था? हैज के बाद क्या आना चाहिए था? V3 आना चाहिए था, क्योंकि रूल अभी किया है। हैज के बाद क्या लगता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो थर्ड फॉर्म कौन सा है? ईटन है। तो ही हैज ईटन मच, क्या आ जाएगा?
ही हैज़ ईटन मच, इस वाले पार्ट में आपका एरर है, ठीक है। इस तरीके से इसमें हम देखेंगे, एरर फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अगली हेडिंग आ रही है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड विद मेन वर्ब्स। अब जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो क्या है, मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल की जाती है टू एक्सप्रेस डिफरेंट मूड्स लाइक सजेशन, परमिशन, प्रोहिबिशन, ऑब्लिगेशन एक्सेट्रा। तो अलग अलग मेन वर्ब्स के साथ हम मॉडल ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या बताने के लिए, आपका सजेशन देने के लिए, किसी को परमिशन देने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए, मना करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज में एग्जांपल है कैन। कैन का पास में क्या होता है, कुड होता है। मे का माइट, विल का वुड, शैल का शुड, मस्ट और टू, इस तरीके से ये आते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू कैन गो नाउ, तुम क्या है, जा सकते हो, मैं आपको परमिशन दे रही हूँ। कैन के साथ क्या लग रहा है, मेन वर्ब लग रहा है। यू कैन गो नाउ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा है। नेक्स्ट, शी मस्ट नॉट टेल लाइज, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। मस्ट के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे वर्ब का फॉर्म नेगेटिव में है, ठीक है। टेल क्या, V1 है। तो उससे हमें एक तो ये चीज़ पता चलती है कि जब भी आपके मॉडल ऑक्सिलरीज आते हैं, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज मतलब ये वाले कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, इनके बाद हमेशा ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो आपने ऊपर सेंटेंस में क्या देखा, कैन के बाद मैंने क्या लिखा था, यू कैन गो नाउ। क्यों, गो क्या है, फर्स्ट का फर्स्ट फॉर्म है। जैसे गो होता है, वेंट होता है, गॉन होता है, तो आपको पता है V1 इस्तेमाल होना है, तो इसलिए V1 लिखा है। टेल का क्या होता है, टेल टोल्ड होता है, पर टेल फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पे टेल लगा हुआ है, क्योंकि मस्ट के बाद आपका फर्स्ट फॉर्म आता है। तो आपको याद करना है कि कैन हो गया, मे हो गया आपका, विल हो गया आपका, शैल हो गया, शुड हो गया, माइट हो गया, इन सब के बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। एरर में क्या आएगा, V1 की जगह पे कुछ और दे देंगे, V2 दे देंगे, V3 दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो एग्जाम्पल इसके, शी शुड गॉन नाउ। शी शुड, शुड क्या है आपका, मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल ऑक्सिलरी के साथ क्या लगता है, अभी किया ना मैंने यहाँ पे, शुड के साथ क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और गॉन किसका फॉर्म है, ये देखो V3 लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, गो का है, तो आपका क्या आना चाहिए, शी शुड गो नाउ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड के बाद, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा V1 का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगला देखो, ही कैन लिफ्ट दिस टेबल। कैन के बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। लिफ्ट ऑलरेडी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो ये आपका नो एरर का क्वेश्चन है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको नो एरर के क्वेश्चंस मिले। ऐसा नहीं है कि आप जो है सोचो कि एग्जाम में कोई नो एरर का क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जामिनर आपको नो एरर के क्वेश्चन भी दे रहा है, ठीक है, क्योंकि उसे पता है आपको गलती निकालने की आदत है, ठीक है। शी विल टू फिनिश द वर्क, शी विल टू फिनिश द वर्क। अब विल क्या है, विल आपका मॉडल ऑक्सिलरी है, उसके बाद खाली V1 आता है। क्या आता है, खाली V1 आता है, तो टू का यूज़ नहीं होगा, आप उसे टू प्लस इन्फिनेटिव वाला केस नहीं बनाओगे। अभी समझाऊंगी वो भी मैं, आपको बस इतना याद रखना है कि विल, शैल, मे, माइट, कुड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। सो ये हमारा था। रूल नंबर 6 पे आते हैं। टू मॉडल ऑक्सिलरीज कैन नॉट बी यूज टुगेदर। जो दो मॉडल ऑक्सिलरी मतलब कैन, माइट, शैल, शुड, मस्ट, ऑट इकट्ठा एक साथ नहीं आ सकते, कैन नॉट बी यूज टुगेदर। अब सेंटेंस में क्या लिखा है, ही शुड मस्ट डू इट। शुड भी चाहिए, मस्ट भी चाहिए। आप या तो बोलो ही शुड डू इट, उसे करना चाहिए, शुड सजेशन के सेंस में हो रहा है, या फिर ही मस्ट डू इट मतलब कंपल्शन के सेंस में हो रहा है। तो अगर आपको यूज करना है तो आप या तो शुड यूज करोगे या आप मस्ट यूज करोगे, आप दोनों यूज नहीं कर सकते। तो अगर मुझे कोई पूछेगा गलती कहाँ पे इस पार्ट में, या तो मैं शुड को काटूंगी या मैं मस्ट को काटूंगी, दोनों में से एक लगाऊंगी, सेंटेंस ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के सिली एरर्स भी आते हैं, ठीक। अगला, यू विल कैन मीट टुडे। तुम मिल सकते हो, विल और कैन दोनों मॉडल ऑक्सिलरी है, एक साथ यूज नहीं हो सकते। या तो मैं बोलूंगी यू विल मीट टुडे या मैं बोलूंगी यू कैन मीट टुडे, ठीक है। दोनों में से आप कोई एक का यूज करोगे। तो ये सेकंड पार्ट के अंदर आपका एरर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, रूल नंबर 7 देखो अगला वाला। टू मॉडल ऑक्सिलरीज कैन बी यूज बाय जॉइनिंग कंजंक्शन। अभी तक मैंने क्या कहानी बताई, मैंने बोला कि दो जो है आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज एक साथ नहीं आ सकते। अब अगले रूल में मैंने बताया क्या कि अगर लगाने हैं, हो सकता है लगाना पड़ जाए,
तो आप वहाँ पे कंजंक्शन का इस्तेमाल करोगे। कंजंक्शन क्या होती है? कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं जो जोड़ते हैं। एंड हो गया, बट हो गया, ये सब क्या है? वर्ड को जोड़ रहे हैं, ठीक है। एज सून एज हो गया, नो सूनर दैन हो गया, ये सब। ही शुड एंड मस्ट गो नाउ। ही शुड, उसे जाना चाहिए और ज़रूर जाना चाहिए। तो अब मैंने जो यहाँ एंड लगाया, ये कंजंक्शन ऐड करी, इससे ये सेंटेंस ठीक हो गया। बट अगर एंड नहीं दिया होता, सिर्फ लिखा होता ही शुड मस्ट गो नाउ, तो ऊपर वाला रूल अप्लाई हो जाता, तो क्या हो जाता? वो गलत हो जाता। अभी क्या है? ये सेंटेंस ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका कंजंक्शन यूज हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब आ रहे हैं हम अगले टॉपिक पे, सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स क्या होता है? सेमी मॉडल्स में आता है डेयर, नीड और यूज टू, ठीक है। These three verbs are called semi-modals because they behave partly like a main verb and partly like a modal auxiliary, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा मेन वर्ब की तरह काम करते हैं और थोड़ा थोड़ा वो मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह काम करते हैं। अगर सेंटेंस के अंदर इफ मेन वर्ब इज नॉट देयर देन हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब माना जाता है। अगर सेंटेंस में आपका मेन वर्ब नहीं दिया हुआ तो आप हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब मानोगे। He dare not tell lies, क्या है? उसे जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी गलती से नहीं बोलना चाहिए। He dare not tell lies। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आपका dare के साथ क्या दिया हुआ है? आपका not दिया हुआ है और आगे tell lies दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे किस सेंस से इस्तेमाल हो रहा है? ये कमेंट करके बताओ मुझे। क्या ये मेन वर्ब है? क्या है ये? dare not क्या हुआ? मॉडल हुआ आपका। मॉडल के साथ क्या दिया हुआ है आपका? आगे हेल्पिंग वर्ब दे रखा है। तो मॉडल के साथ आगे हेल्पिंग वर्ब दे रखा है, तो ये नॉर्मल सेंटेंस है। बट अगला देखो, डू यू डेयर टू टेल लाइज, इसमें भी ये मेन वर्ब दे रखा है, मॉडल दे रखा है और उसके बाद V1 दे रखा है। आपका मेन वर्ब की तरह बेसिकली काम कर रहा है, मेन वर्ब और आपका एक वो दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये भी नॉर्मल के सेंस में। बट जब मैंने बोला प्रीति इज सिंगिंग, इज गया यहाँ पे आपका, इज यहाँ पे अब मेन वर्ब का काम कर रहा है। रीजन में एंड ऊपर में तो मेंशन था ना, यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब भी था और आपका मेन वर्ब भी था। ये जो मॉडल है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, बट आगे एक और वर्ब दिया हुआ है ना, टेल, एक और वर्ब दिया हुआ है वहाँ पे। अगर टेल नहीं दिया होता, खाली डेयर नॉट दिया होता, तो मैं कहती कि वो आपका इक्वल टू वाला हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इक्वल है। बट क्योंकि यहाँ पे मेंशन्ड है ऑलरेडी, डेयर नॉट के साथ यहाँ पे टेल मेंशन्ड है, यहाँ पे मेंशन्ड है, तो मैं कह सकती हूँ ये दो अलग अलग वर्ब्स दिए हुए हैं यहाँ पे। और थर्ड वाले में खाली प्रीति इज सिंगिंग, प्रीति क्या है? गा रही है। तो यहाँ पे ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब ही क्या है? आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है। या मैंने बोला प्रीति इज अ सिंगर, यहाँ पे जो ये इज है ये यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आगे इज के साथ आगे कोई और वर्ब तो नहीं दिया हुआ। अगर दिया हुआ है तो वो नॉर्मल वाला केस ही रहेगा आपका, बट अगर नहीं है तो वही इज, एम, आर जो भी है वही आपका मेन वर्ब की तरह एक्ट करेंगे। बस इतनी सी बात थी इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। अगला देखते हैं, रूल नंबर 8। अगर आपके वर्ड्स आते हैं डेयर, नीड, यूज टू, मस्ट और ऑट टू, तो इसके बाद क्या लगता है? हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जैसे पहले वाले में था ना, कैन था, कुड था, मे था, माइट था, शैल था, शुड था, उसका क्या था? वी का फर्स्ट फॉर्म लग रहा था। वैसे ही इसी में डेयर, नीड, ऑट टू, आपका मस्ट, इनके बाद क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। यू मस्ट टेल मी द ट्रूथ, मस्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। V1 ऑलरेडी दे रखा है, तो सेंटेंस आपका ठीक है। शी यूज टू थिंक ही वॉज नाइस, वो सोचती थी कि वो अच्छा है, तो यूज टू के बाद क्या आया? थिंक का फर्स्ट फॉर्म आया, तो ये सही है सेंटेंस आपका, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो इस तरीके से हमें चेक करना है कि डेयर, माइट, यूज टू, मस्ट के बाद V1 दिया है या नहीं दिया। दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो वो गलत है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखो, रूल नंबर 9। व्हेनेवर प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज आर जॉइंड विद एंड, then one main verb is used for both auxiliaries accordingly। अगर किसी भी एक प्राइमरी ऑक्सिलरी के साथ, प्राइमरी कौन से होते हैं ऑक्सिलरी? कराए थे मैंने, बी का फॉर्म हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर, और विल वाला क्या है? ये आपका आ रहा है मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल से जो बनते हैं, विल, वुड, कैन वाले, ये। इनके बाद अगर कोई वर्ब का एक फॉर्म दिया हुआ है तो दोनों साइड में यूज होंगे वर्ब के फॉर्म अकॉर्डिंग टू द वर्ड। अब क्योंकि आपको पता है शी हैज डू एंड विल डू अ लॉट ऑफ वर्क, मैंने अभी कराया था, विल, वुड,
कैन, कुड, इन सब के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो डू क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे रखा है। अब डू का ही फॉर्म यहाँ पे लगेगा, बट सेम नहीं लगेगा, ऑब्वियसली आपके अकॉर्डिंगली लगेगा। अब आपने डू से पहले क्या देखा, डू से पहले हैज दे रखा है, और आपको पता है रूल क्या, कि हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। तो डू का थर्ड फॉर्म क्या आएगा, डू का थर्ड फॉर्म आपका आएगा डन, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन आएगा ना थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, शी हैज डन एंड विल डू अ लॉट ऑफ वर्क। क्यों, क्योंकि इसने बोला है कि अगर आपका एंड से सेंटेंस जुड़ा हुआ है और आपका एक जगह पे प्राइमरी ऑक्सिलरी है, एक जगह पे ये मॉडल ऑक्सिलरी है, मैं मॉडल एम लिख रही हूँ, प्राइमरी का यहाँ लिख रही हूँ, पी लिख रही हूँ, प्राइमरी। तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगा आपको यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ पे विल के आगे डू दिख गया था मुझे कि इसी वर्ब से रिलेटेड था, तो पहले में भी क्या होगा, उसी का रिलेटेड बनेगा, बट फॉर्म्स फर्स्ट सेकंड थर्ड अकॉर्डिंगली बनेंगे आपके, ठीक है। ऐसे ही देखो अगला वाला, मीरा हैज एंड विल वर्क हार्ड। विल के बाद आपने वर्क देख लिया, अब वर्क का ही फॉर्म हैज के बाद भी लगेगा। क्यों, क्योंकि बीच में एंड आ रहा है और आपका ये प्राइमरी ऑक्सिलरी और ये मॉडल ऑक्सिलरी वाला केस है, अभी जो मैंने ऊपर लिखवाया है। तो एंड से पहले हैज है, हैज में क्या आएगा, वर्क के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वर्क का थर्ड फॉर्म वर्क्ड होता है, क्योंकि आपको पता है कि हैज के बाद क्या लगता है, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो मीरा हैज वर्कड हो जाएगा, एंड विल वर्क हार्ड। इस तरीके से भी सेंटेंसेस आते हैं। कई आप सोचोगे खाली वो कैन कुड वाला केस आ जाएगा, डेयर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, नहीं, इस तरीके के छोटे छोटे एरर्स भी होते हैं जो नॉर्मली नजर नहीं आते हमें, ठीक है। अब अगला है आपका, नेक्स्ट आ रहा है, अब हम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को कैसे सेंटेंस में आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, हम ये देख रहे हैं। अब देखो, सब्जेक्ट कौन होगा, कर्ता, जो काम कर रहा है, तो उसे कहते हैं हम डूअर। हु बिगिंस द एक्शन, जो एक्शन की शुरुआत करता है, उसे क्या बोलते हैं हम, सब्जेक्ट बोलते हैं। वैसे ही ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन रिसीव कर रहा होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी, तो मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ। आई एम टीचिंग, किसे, आपको पढ़ा रही हूँ। आप क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो उस एक्शन को, ठीक है। तो वन हु रिसीव्स द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। आप सब लोग क्या हो, जो देख रहे हो वीडियो अभी, आप लोग ऑब्जेक्ट हो मेरे उसमें, और मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब स्नेहा लाइक्स चॉकलेट, स्नेहा सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स आपका वर्ब हो गया, चॉकलेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। शी स्टडीज साइंस, वो क्या पढ़ती है, वो साइंस पढ़ती है, ठीक है। इस एक जनरल एग्जाम्पल था। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, या तो हो सकता है व्हाट, किसी चीज से पहले वर्ब के बाद कुछ चीज आ जाए, या हुम से पहले वर्ब आ जाए। जैसे मैंने बोला स्नेहा नोज प्रिया, तो स्नेहा किसे जानती है, किसे, तो प्रिया को जानती है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है फाइनाइट वर्ब्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब होता क्या है, दे आर द वर्ब्स दैट वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, पर्सन एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ऐसे वर्ब जो किसी भी टेंस के अकॉर्डिंग, वर्ब के अकॉर्डिंग या नाउन के अकॉर्डिंग चलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। Finite verb describes action of a person, place or a thing in a sentence. Finite verb जो होता है वो क्या होता है, आपका बताता है किसी एक्शन के बारे में, चीज के बारे में। देखते हैं अब सेंटेंस, एक सिंपल सा सेंटेंस है, he is dancing। अब यहाँ पे जो is लगा है वो किसके अकॉर्डिंग लगा है, he के अकॉर्डिंग लगा है। क्यों, क्योंकि he आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और हमें यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनाना था, इसीलिए डांसिंग लिखा है, ing फॉर्म यूज किया गया है। दे आर ईटिंग, वो क्या कर रहे हैं, वो खा रहे हैं। आर किसके अकॉर्डिंग लगा हुआ है, दे के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। इस तरीके से नॉर्मली सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं। अगला आ रहा है कंसेप्ट ट्रांजिटिव वर्ब का। सुनने में बहुत अजीब से वर्ड लगते हैं, बहुत इजी सी चीज है, कुछ ज्यादा नहीं है इसके अंदर। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, रिसीवर की जरूरत पड़ती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब पासेस ओवर एक्शन टू इट्स प्रोजेक्ट, मतलब एक्शन को पास करता है अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। शॉर्ट में सुशांत किक्ड, सुशांत सब्जेक्ट है, किक्ड वर्ब है, आगे कुछ नहीं है, बस सुशांत ने लात मारी। किस पे मारी, कैसे मारी, कुछ नहीं है, अधूरा सेंटेंस है, ठीक है। बट मैंने बोला सुशांत किक्ड दी बॉल, अब द बॉल जब ऑब्जेक्ट आ गया तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। तो आपका ऑब्जेक्ट को आना जरूरी है पूरे सेंटेंस को मीनिंग में लाने के लिए।
इंडिया वॉन, इंडिया जीत गई, इंडिया क्या जीत गई, किससे जीत गई, कुछ नहीं लिखा। बट अगर मैंने कहा इंडिया मैच जीत गई, इंडिया वॉन द मैच ऑब्जेक्ट, तो जाके ये आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बस समझना है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ऐसे वर्ब जो खुद में ही कंप्लीट सेंस देते हैं। अ वर्ब दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, खुद में ही वो कंप्लीट होते हैं, उन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अ वर्ब विच डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे वर्ब जिन्हें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, जो मैंने बताया अभी, वो इंट्रांजिटिव है। एग्जाम्पल, पहला वाला, द वर्कर स्टॉप्ड द मशीन, वर्कर ने क्या किया? मशीन को रोक दिया। ये क्या है? पहले वाले का एग्जाम्पल ट्रांजिटिव का। अब मैंने बोला द मशीन स्टॉप, मशीन रुक गई, खुद में ही मशीन रुक गई, मैंने आगे कुछ मेंशन नहीं किया, ठीक है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है आपका कि यहाँ पे क्या है? यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल? चलो आगे देखते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोग नए हैं। पिछली सीरीज में मैंने एडजेक्टिव करा रखा है, प्लेलिस्ट एक बार खोल के देख लेना, उसमें सारा अपलोडेड है, कंसेप्ट्स करा रखे हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन बैंक स्टार्ट हो रहा है। अब ये नया टॉपिक है, ये खत्म होगा तो उसके क्वेश्चन राउंड स्टार्ट हो जाएंगे। तो पूरा ऑर्डर में करना उसको प्रॉपरली। इस एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करें। जितने भी अपकमिंग आ रहे हैं, सीजीएल के हैं, स्टेनोग्राफर के हैं, आपके सीपीओ के हैं, सबके लिए कॉमन है, सारा बिल्कुल फुल मैटर है इसके अंदर। आप आराम से पढ़ के एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट डज नॉट इंडिकेट एनी टेंस, पर्सन, नंबर इन अ सेंटेंस। ऐसे वर्ब जो कोई भी टेंस को इंडिकेट नहीं करते, ना नंबर को या पर्सन को। दे आर नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब को कभी भी मेन वर्ब की तरह नहीं लिया जाता सेंटेंस के अंदर। दे आर यूज एज एडजेक्टिव, नाउन्स और एडवर्ब। उन्हें एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है, नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, या फिर एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को क्या क्या उसमें आते हैं देख लेते हैं। सबसे पहला है इन्फिनेटिव, दूसरा है जेरेंड और तीसरा है पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव क्या होता है? दे आर द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफन प्रिसीडेड बाय टू। ऐसे वर्ब जिनसे पहले टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं टू रन, तो टू प्लस V1 हो गया। टू सिंग, टू प्लस V1 हो गया। टू डांस, टू प्लस V1 हो गया। तो ऐसे वर्ब जिनसे पहले टू का इस्तेमाल होता है उन्हें हम इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है। अगला आ रहा है केस हमारा जीरंड। जीरंड क्या होता है? वर्ब फॉर्मिंग एंडिंग विद आईएनजी। मैंने लास्ट में बोला था कि जीरंड जो होता है आपका आईएनजी फॉर्म होता है। प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, जो इंग लग रहा है वो क्या है? वो जीरंड है आईएनजी फॉर्म के अंदर, ठीक है। इन्हें कभी कभी नाउन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए डांसिंग, प्लेइंग मैंने बता दिया है। दे कैन बी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेंटेंस। वो सब्जेक्ट की तरह काम भी कर सकते हैं, प्लेइंग, डांसिंग, वो ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकते हैं, ठीक है। वो कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम कर सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है। अगला आ रहा है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? दे आर द वर्ब फॉर्म्स एंडिंग विद आईएनजी। ऐसे वर्ब जो आईएनजी से एंड हो रहे हैं उन्हें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, या फिर पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वर्ब की तरह या फिर एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के वर्ब्स कैसे बनते हैं? देखो, अगर दिया है रन, रन का क्या हो जाएगा? बेस फॉर्म रन है, आईएनजी जुड़ गया, रनिंग हो जाएगा। थिंक है, थिंकिंग हो जाएगा। प्ले है, प्लेइंग हो जाएगा। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। अब आते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो हमने किया था। इसे V3 भी कहा जाता है। टॉक है तो ईडी जुड़ जाएगा। अगर पास्ट का बनाना है तो आप ईडी और ईएन को जोड़ोगे, अगर प्रेजेंट का बनाना है तो आप इंग को जोड़ोगे इसके अंदर, ठीक है। टॉक का क्या हो गया? टॉक्ड हो गया। स्टॉप का स्टॉप्ड, प्ले का प्लेड, ईट का ईटन, फॉल का फॉलन, ठीक है। ये सब क्या है? आपके ईडी वाले वर्ड्स है। इस तरीके से ये रहेंगे। अगली हेडिंग है इन्फिनाइट्स। इन्फिनाइट्स मैंने बताया था 2 + V1 वाला आपका, कि अगर इन्फिनाइट जो है इट यूजुअली बिगिंस विद 2 फॉलोड बाय अ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। शॉर्ट में क्या है? इन्फिनेटिव्स या इन्फिनाइट्स को हम जो बोलते हैं वो होता है 2 + V1 होता है। V1 से पहले जब भी 2 आएगा तो वो इन्फिनेटिव कहलाएगा, ठीक है। वेरियस स्ट्रक्चर्स आर यूज फॉर इन्फिनेटिव। पहला है 2 + V1 जो है यूज किया जाता है एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इन्फिनेटिव के तौर पे, ठीक है। नॉर्मली जो एक सेंटेंस होता है उसमें टू प्ले, टू सिंग, टू डांस, इस तरीके से यूज करते हैं। प्रेजेंट इन्फिनेटिव इज एन एक्टिव वॉइस
therefore is a base form of verb preceded by to indicates the subject is performing an action. जो आपका 2 + V1 यूज होता है वो ये बताता है कि एक एक्शन हो रहा है, ठीक है. This team is expected to win the cricket match. ये टीम का क्या है, मतलब हमें अंदाजा ये टीम मैच जीतने वाली है, एक्शन जो है हो रहा है. तो 2 + V1 क्या है यहाँ पे, इन्फिनेटिव है. अगला है शी इज रेडी टू लर्न इंग्लिश. वो क्या है, तैयार है, किस लिए, सीखने के लिए इंग्लिश. एक्शन हो रहा है टू लर्न इंग्लिश, तो 2 + V1 क्या हुआ, इन्फिनेटिव हुआ. बस यही था इसके अंदर, ठीक है. नेक्स्ट आ रहा है 2 + B + V2. ये है हमारा पैसिव वॉइस के अंदर. पहला क्या था, एक्टिव था, सेकेंड है पैसिव. तो जो प्रेजेंट इन्फिनेटिव है इसमें पैसिव वॉइस जो मैंने बताई यहाँ पे, इसलिए क्या कहता है, इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज बीइंग डन टू द सब्जेक्ट रादर दैन बाय द सब्जेक्ट. मतलब सब्जेक्ट को किया जा रहा है, ना कि सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, ठीक है. इट इज यूज्ड व्हेन द फोकस इज ऑन द रिसीवर ऑफ द एक्शन और व्हेन एक्टर इज अननोन और अनइम्पॉर्टेंट. ऐसा मतलब माना जाता है कि जब आप कोई एक्शन जो रिसीव कर रहा है उस पर मेन फोकस होगा, जब करने वाला सब्जेक्ट का जो है पता नहीं है हमें. जैसे हमने बोला, ऑल्दो एक्सट्रीमली टैलेंटेड ही वॉज डेस्टिनीड टू बी डूम्ड. हालांकि वो बहुत टैलेंटेड था बट उसकी क्या है, किस्मत खराब थी, टू बी डूम्ड. तो टू आ गया, बी आ गया और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया. तो ये आपका पैसिव वॉइस के सेंस में यूज किया जा रहा है. अगला, दिस बुक वॉज सपोज टू बी रेड. पढ़ी जानी थी, सपोज टू बी के बाद रेड आ गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया. इट वॉज मेंट टू बी ब्रोकन. ये टूटना ही था, तो टू बी के बाद ब्रोकन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया. तो इस टाइप के सेंटेंसेस के अंदर हम लोग देखते हैं कि 2 + B + V2 का इस्तेमाल होता है. अभी जब आप कॉन्सेप्ट्स, अभी आप बस समझ लो इन्हें, ठीक है. वीडियो को बाद में दोबारा देखना, नोट डाउन करना. जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना करने, प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर के, तो थोड़ा और क्लियर होगा. अभी थोड़ा अगर हो सकता है आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, थोड़ा कम क्लियर हो रहा हो. अभी बस समझना है, नोट्स बनाने हैं, बार बार रिपीट करना, अपने आप आपको आइडिया लगना स्टार्ट होगा. और जब क्वेश्चन ट्राई करोगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है. नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल बेस्ड ऑन देयर इन्फिनेटिव्स ओमिशन ऑफ टू. ऐसे वर्ब्स जिनमें हम टू नहीं लगाते, इन पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं. रूल नंबर 10 है हमारा ये, आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स वी डू नॉट यूज 2 + V1, इंस्टेड वी यूज V1 ओनली. जब ये सारे वर्ड आएंगे तो क्या है, हमेशा V1 यूज किया जाएगा एक्टिव केस के अंदर. कौन कौन से वर्ड, बेयर, सी, बिड, हियर, वॉच, हेल्प, लेट, मेक, फील, नोटिस, हियर और बिहोल्ड. जब भी ये वर्ड्स आपको दिखेंगे आपको चेक करना है आगे आपको V1 दे रखा है या नहीं दे रखा, ठीक है. यू हेल्प्ड मी टू ओवरकम माई डिप्रेशन. हेल्प वर्ड दिख गया आपको, हेल्प वर्ड आपने यहाँ भी देखा था. हेल्प के बाद क्या बोला था उन्होंने, V1 का इस्तेमाल होता है और यहाँ पे 2 + V1 दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, 2 को हटा दोगे, ठीक है, 2 नहीं आएगा. अगला, शी मेड मी टू क्राई. मेड का फर्स्ट फॉर्म क्या है, मेक है, तो मेक का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई भी फॉर्म यूज हो सकता है. आगे क्या आएगा, 2 का यूज नहीं होगा, खाली V1 आएगा, शी मेड मी क्राई होगा, तो यानी थर्ड फॉर्म में एरर है. अगला वाला, ऑन हिज रिक्वेस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन लेट हिम टू प्रिसाइड. लेट आपने देखा यहाँ पे दिया हुआ है, लेट के बाद क्या आता है, खाली V1 आता है, यहाँ 2 दे रखा है, ये हट जाएगा, खाली V1 आएगा. तो इस तरीके से हमारे एरर्स आते हैं. देयर इन्फिनेटिव्स कई जगहों पे किसी वर्ड से यूज होते हैं जहाँ पे खाली वर्ब का V1 फॉर्म लगा होता है. तो कहीं भी लिस्ट में आपको सेंटेंस में ये वर्ड दिख रहे हैं, चेक करो इसके आगे कहीं 2 तो नहीं ऐड कर रखा, क्योंकि एरर 2 + V1 का ही होता है, इसमें खाली V1 लगता है. आई होप आपको ये 10 रूल्स पूरे अच्छे से क्लियर हो गए हैं, कोई डाउट नहीं है. अगर आ रहा है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं हमें. आई होप आपको लेक्चर्स हमारे पसंद आ रहे हैं. मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर. चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.